गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज दीपक सर फ्रॉम सुपर सक्सेस एकेडमी ऑफ कॉमर्स भोपाल। आज के जो वीडियो है हमारा, इसमें हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है व्यावसायिक वित्त, या फिर हम लोग इसको वित्तीय प्रबंध भी बोलते हैं। तो दो तरीके से नाम हम इसका ले सकते हैं। तो चैप्टर कौन सा है? व्यावसायिक वित्त या वित्तीय प्रबंध। ठीक, इसमें हम लोग क्या देखते हैं भाई, जो व्यवसाय होता है उस व्यवसाय के लिए जो वित्त है, पैसा है, वो क्या होता है, काफी ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड का जो काम होता है, सेम वैसा का वैसा ही काम एक व्यवसाय जो होता है, उस व्यवसाय में पूंजी का या कैपिटल का वो काम होता है। ठीक, तो उस व्यवसाय में जो वित्त है, वो वित्त कौन सी भूमिका अदा करता है? जैसा हमारे शरीर के अंदर हमें जिंदा रहने के लिए, शरीर को चलाने के लिए हमें जरूरत किसका होता है? ब्लड का। सेम वैसा का वैसा ही एक व्यवसाय है, उस व्यवसाय की जान है, उस व्यवसाय का ब्लड है कौन? वित्त। ठीक, तो वित्तीय प्रबंध के द्वारा हम ये देखते हैं कि पहले तो वित्तीय प्रबंध से रिलेटेड थोड़ा सा इसमें मीनिंग समझाया गया है, उसको समझ लो। वित्तीय प्रबंध से आशय प्रबंध की प्रक्रिया। अब ये प्रबंध की प्रक्रिया क्या होती है? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा है, पहले भी चैप्टर जो स्टार्टिंग के थे उन चैप्टर में प्रबंध होता क्या है, तो हम लोगों ने क्या देखा? प्रबंध। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, मतलब दो तरीके से इसका मतलब जो जानकार लोग हैं उन लोगों ने ये मतलब इसका समझाया है। एक तो ये उन लोगों ने बताया कि भाई जो प्रबंध होता है, प्रबंध के अंदर क्या क्या क्रियाएं आती हैं, नियोजन, संगठन, ठीक, नियुक्तिकरण से लेके आगे नियंत्रण तक प्रक्रिया इसकी चलती है। ठीक, तो कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई प्रबंध की जो प्रक्रिया है उसको जब हम वित्त पर अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं पैसे पर, तो उसे क्या बोला जाता है? वित्तीय प्रबंध बोला जाता है। और इसके अपोजिट कुछ लोगों ने, और जो जानकार लोग थे, उन लोगों ने ये बोला कि भाई पैसे को आप कहाँ से मार्केट से उधार लोगे। ठीक, आप कहीं से भी ले सकते हो पैसा, आप अंश से पैसा ले सकते हो, शेयर से, ऋण पत्र से पैसा ले सकते हो, किसी बैंक से ले सकते हो, कोई कंपनी है यदि जो पैसे का लेन देन करती है उससे पैसा ले सकते हो, कोई साहूकार से ले सकते हो। तो कहाँ से हम लोग पैसा उधार लें, ठीक, और फिर उस पैसे को उठा के हम कहाँ पर लगाएं? सेम ऐसे ही हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कई अंश में भी लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, पैसा हम लोग कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो तरीके बता दिए मैंने। आप अंश से पैसा ले सकते हो, आप ऋण पत्र से पैसा ले सकते हो यहाँ पर, ठीक, आप किसी बैंक से पैसा ले सकते हो, ठीक, कि पब्लिक से आप पैसा उठा सकते हो, शेयर के फॉर्म में यही हो जाएगा, और आप खुद का पैसा भी लगा सकते हो, कैपिटल। लेकिन हम किससे पैसा लें और किसका कितना हिस्सा लगाएं, तो ये डिसीजन लेना भी किसके अंदर आता है? वित्तीय प्रबंध के अंदर आता है। तो सर किसी से भी पैसा ले लो, हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि ऐसे हर किसी से पैसा ले लिया, इसका मतलब वित्तीय प्रबंध अच्छा नहीं किया है आपने। ठीक, फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सबकी एक लागत आती है। जैसे पूंजी है तो पूंजी के बदले में आपको क्या देना पड़ता है? प्रॉफिट। देखो चैप्टर को अच्छे से समझना है तो पहले इसका मतलब, मीनिंग, अर्थ आपको समझना पड़ेगा। तो दो तरीके से जानकार लोगों ने मतलब इसका समझाया है कि एक तो ये बोलते हैं कि जो व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं, या व्यवसाय, या जो प्रबंध की, सॉरी, व्यावसायिक क्रियाएं नहीं, जो प्रबंध की क्रियाएं होती हैं, नियोजन, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण, इन क्रियाओं में से नियोजन और जो नियंत्रण है उसको यदि हम लोग पैसे पर यदि अप्लाई करते हैं, इन सारी क्रियाओं को यदि हम वित्त पर अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तो उसी को ही क्या बोला जाता है? वित्तीय प्रबंध बोला जाता है। और कुछ लोगों ने इसको इस तरीके से समझाया कि आपको क्या करना है? पैसे को लेना और उस पैसे को लगाना। तो कहाँ से पैसे को लेना है और कहाँ पर उसको लगाना है, तो ये दोनों डिसीजन लेना, ये दो पर है। एक तो लेना पैसा उधार और उस पैसे को लगाना, तो ये दोनों डिसीजन लेना, निर्णय करना ही प्रबंध कौन सा होता है? वित्तीय प्रबंध। तो यहाँ पर हम लोग सबकी एक लागत आती है, शेयर को भी बदले में हम लाभांश देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? लाभांश। ऋण के बदले में हम लोगों को क्या देना पड़ता है? ब्याज। बैंक के बदले में भी, बैंक से लिया तो भी हमें क्या देना पड़ता है? ब्याज। तो इन सब की भी क्या आती है? एक लागत आती है। किसी की लागत कम आती है तो किसी की लागत क्या आती है? ज्यादा।
तो भाई हम कहाँ से पैसा उधार लें, ये हम लोगों को यहाँ पर वित्तीय प्रबंध के अंदर ही निर्णय लेना पड़ेगा। यदि यहाँ पर निर्णय गड़बड़ाया तो समझ लो कि वो आगे आने वाले साल में हमारे बिजनेस को भी काफी सारा नुकसान कर सकता है। कैसे करेगा कि भाई हम एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और पैसा हम लोगों ने उधार कहाँ से ले लिया, ऋण से ले लिया, ठीक, या बैंक से ऋण ले लिया। पता चल रहा है हमारा बिजनेस 2 या 3 साल ही चल पाया और बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा बिजनेस चला, तीसरे साल से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हम लाभ कमाना चालू कर रहे थे, तभी जाके ये भाई साहब आके धमक गए यहाँ पे कि भाई लाओ मुझे पैसा दो, क्योंकि ये टोटल 3 साल के लिए हम लोगों ने इससे पैसा उधार लिया है या फिर 5 साल के लिए हमने पैसा उधार लिया। तो शुरू के 2-3 साल तो बिजनेस नॉर्मल चलता है, नया यदि बिजनेस है तो नए बिजनेस के लिए यदि पैसा लिया, ऋण पत्र से ले लिया या बैंक से ऋण, तो होगा क्या कि भाई सामने वाला बंदा जो बैंक है या फिर जिसने ऋण दिया है ऋण पत्र से, वो बंदा आके आपके पास खड़ा हो जाएगा। अब आपकी कंडीशन क्या है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बिजनेस प्रॉफिट कमाने ही वाला था और ये बंदा आके खड़ा हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, आपका जो व्यावसायिक वित्त है, जो वित्तीय प्रबंध है, वो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। आपने पैसा इकट्ठा कर लिया इधर से, अब उस पैसे को लगाओगे कहाँ पर, तो आप अंश में लगा सकते हो, ऋण पत्र में भी लगा सकते हो, कोई बैंक में जमा कर सकते हो, सेम यही, या कोई नया नवेला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर बिजनेस भी कर सकते हो। मैं शॉर्ट में रफली बता रहा हूँ आपको मीनिंग, ठीक। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पैसे को कोई दूसरे बिजनेस में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, या किसी कंपनी में लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये बातें आपको याद रखना है। तो वित्तीय प्रबंध ये कहता है कि जहां, ये हम आगे भी देखेंगे, इसको हम लोग पूंजी संरचना भी बोलते हैं, आगे भी इसका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक, वहां पर हम लोग देखेंगे। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पर डिसीजन लेना, मतलब कौन से पैसा कहाँ से उधार लेना है और पैसा कहाँ पे लगाना है, ये पूरा का पूरा बिजनेस जो है ये डिसीजन लेता है कि भाई पैसा लेना कहाँ से है, ठीक, और व्यवस्था कहाँ से करोगे और उसके बाद उस पैसे को लगाओगे कहाँ पर। ये 2 डिसीजन लिए जाते हैं और ये 2 डिसीजन को लेना ही क्या बोला जाता है, वित्तीय प्रबंध बोला जाता है। ये सर, ये तो बहुत आसान है सर, इतना आसान नहीं है। यदि हम लोगों ने पैसा कहीं से भी ले, इधर पैसा यदि लिया है, लगाया, तो आपको ये देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याय कितना मिल रहा है। प्रत्याय मतलब होता है रिटर्न, ठीक। तो पैसा जब हम लगाते हैं तो ये देखा जाता है वित्तीय प्रबंध का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या, वित्तीय प्रबंध का ये उद्देश्य कि पैसा जब लगाया है तो ज्यादा से ज्यादा बदले में आपको पैसा मिलना चाहिए, और जब पैसा मार्केट से उधार आप ले रहे हो तो कम से कम आपको पैसा वहां पर लौटाना है। तो 2 बातों का आपको भली भांति ध्यान रखना है, ठीक, तभी ये माना जाएगा कि आप वित्तीय प्रबंध अच्छा कर रहे हो। क्या, एक तो रोकड़ा लेना उधार और उस रोकड़े को लगाना, जब उधार लिया है तो पैसा कम से कम दें आप, ऐसा कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, और जब लगाया है तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसके बदले में क्या मिले, आपको रिटर्न मिले, मतलब उससे प्रत्याय आपको ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये सारी की सारी कहानी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर वित्तीय प्रबंध बोलते हैं, ठीक। देखने में भले ये छोटा लगता है, कुछ जानकार लोगों ने वित्तीय प्रबंध को ऐसे समझाया है और कुछ लोगों ने वित्तीय प्रबंध को समझाया कि जो प्रबंध होता है, प्रबंध की क्रियाओं को, प्रबंध के कार्यों को जब हम लोग वित्त पर, पैसे पर, रोकड़ा, रुपया, मुद्रा पर जब हम लोग लागू करते हैं तो उसी को ही बोला जाता है कि हम लोग वित्तीय प्रबंध कर रहे हैं, ठीक। तो आपको मीनिंग समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, और अच्छे से समझना है तो इसको ध्यान से समझना। वित्तीय प्रबंध का अभिप्राय क्या है, प्रबंध की जो प्रक्रिया होती है, प्रबंध की प्रक्रिया क्या, एक स्टेप बाय स्टेप चलती प्रक्रिया, नियोजन करते हैं हम, संगठन बनाते हैं, नियुक्तिकरण करते हैं, नियंत्रण, ऐसे आगे चलता जाता है, ठीक। तो ये उस क्या बोला है, प्रबंध की प्रक्रिया के उस भाग से जिसका संबंध एक संस्था की वित्तीय गतिविधियों के कुशल क्या करने से, कुशल नियोजन और क्या है, कुशल नियंत्रण से है। क्या बोला है, जो वित्तीय प्रक्रिया है उसको किस पर लगाया, जो संस्था की वित्तीय गतिविधियां होती हैं उन पर लगाया, उनका नियोजन किया और साथ में उनको क्या किया, कंट्रोल किया, मतलब उनका नियंत्रण। वित्त का नियोजन करना और वित्त को कंट्रोल करना वित्तीय प्रबंध है। तो ये बात भी आप, इसका ओवरऑल मतलब आप निकाल सकते हो। क्या मतलब निकाल सकते हो कि जो हमारा एक व्यावसायिक उपक्रम होता है
उस व्यावसायिक उपक्रम की जो वित्तीय क्रियाएं होती हैं या गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों पे नियोजन करना गतिविधियों का और साथ में उनका नियंत्रण करना ही वित्तीय प्रबंध है। उसके बाद एक परिभाषा दी है, एक बड़ी अच्छी परिभाषा है, वियरमैन और स्मिथ ने परिभाषा दी हुई है। ये वित्तीय प्रबंध क्या है? पूंजी के कोष स्रोतों का, किसका? स्रोतों का निर्धारण करना, मतलब इसकी बात कर रहा है ये। स्रोत मतलब कहां कहां से पैसा आप लेके आओगे, और उसके बाद में तथा उनका क्या करना है? अनुकूलतम क्या करना है? उपयोग का मार्ग ढूंढना है, मतलब यहां पर उनको क्या करना है? उपयोग करना है। तो दो डिसीजन लेना वित्तीय प्रबंध है। ये जानकार जो है इन्होंने परिभाषा दी और ये बोला कि स्रोतों का पता लगाना और साथ में उनका क्या करना? उपयोग करना। स्रोतों का पता लगाना और उनका उपयोग करना ही क्या है? वित्तीय प्रबंध है। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने मीनिंग समझ लिया। अब एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र, तो पहले तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि भाई वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र के अंदर आता क्या क्या है। मतलब जो वित्तीय प्रबंध है, ठीक, वो कहां कहां अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। ठीक, तो यहाँ पर वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में हम लोग पढ़ रहे हैं वित्तीय आयोजन। आयोजन से मतलब आप समझ रहे होंगे, आयोजन जो है ये एक अकाउंट में भी हम वर्ड यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोविजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोविजन। ये जो प्रोविजन होता है, ठीक, हम लोग यूज कर रहे हैं। अब बात को थोड़ा सा समझना, प्रोविजन क्या होता है? जब पैसे को आप फ्यूचर के लिए बचा कर रखते हो तो उसे क्या बोला जाता है? वित्तीय आयोजन। मतलब वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र के अंदर ये भी आता है कि हम लोग वित्तीय आयोजन करें। सर वित्तीय आयोजन मतलब क्या? फ्यूचर में हम लोगों को कितने पैसे की, कितने वित्त की हमारे उपक्रम को चलाने के लिए जरूरत है, तो वो नियोजन कर लिया जाता है, प्लानिंग कर ली जाती है, तो उसी को ही क्या बोला जाता है? वित्तीय आयोजन बोला जाता है। स्थायी एवं चालू संपत्तियों में विनियोग। अब देखो, जो वित्त होता है, जो पैसा आपने इकट्ठा कर लिया, ठीक, जैसे ये यहाँ पर, अब उसको हम लोगों को पैसे को लगाना है, तो कितना पैसा हम लोग स्थायी में रखना है और कितना पैसा आपको चालू में रखना है। सर इसका मतलब मतलब थोड़ा सा समझना इसका। स्थायी संपत्तियां क्या होती हैं? भूमि, भवन, मशीन, बिल्डिंग, इन सब में जब पैसा हमारा ब्लॉक हो जाता है लंबे टाइम तक, तो हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? स्थायी संपत्तियां बोलते हैं। और चालू संपत्ति क्या? जैसे कच्चा माल हो गया, व्यवसाय को चलाने के लिए जो पैसा हो गया कैश, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालू संपत्ति। तो कितना हिस्सा हमको स्थायी में रखना है और कितना हिस्सा हम लोगों को चालू संपत्ति में विनियोग करना है, ठीक, स्थायी संपत्ति में विनियोग करना है और कितना हिस्सा चालू संपत्ति के लिए रखना है, तो ये भी किसके क्षेत्र के अंदर आता है? ये डिसीजन लेना भी व्यवसाय वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र के अंदर ही ये आता है। वित्तीय प्रबंध ही आपको ये बताता है कि हमें कितना हिस्सा। सर ये नहीं बताएगा। यदि वित्तीय प्रबंध गड़बड़ यहाँ पे हो जाता है तो सुनो क्या होता है, कहीं हम पैसा अपना ज्यादा कहीं स्थायी संपत्तियों में क्या कर दिया? हमने ब्लॉक कर दिया। अब वो पैसा निकलने वाला तो है नहीं आपसे, ठीक, आप उस संपत्ति को बेचोगे तभी वो रिकवर होगा, ठीक, तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी। तो इसीलिए दोनों ही जरूरी है डिसीजन लेना कि किसमें हमें कितना पैसा रखना है। उसके बाद वित्त की व्यवस्था करना। यहाँ सर ये बार बार वित्त बोल रहा है, अब तो कंफ्यूजन हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ वित्त का मतलब ये है पैसा मार्केट से उधार लेना। तो पैसा मार्केट से यदि उधार लिया है तो कहां से आपको उधार लेना है? वित्त मतलब फाइनेंस होता है। अंग्रेजी में वित्त को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंस। और यहाँ फाइनेंस का मतलब क्या है? भीख मांगना, पैसा उधार लेना, किसी से भी, बैंक से हो गया, साहूकार से हो गया, बाहर पब्लिक से हो सकता है। तो वित्त की व्यवस्था करना है हमें, तो कहां से करें व्यवस्था? ये तो हमारे पास स्रोत है वित्त की व्यवस्था करने के। कौन से स्रोत से आप वित्त की व्यवस्था करना आपके लिए सहूलियत भरा रहेगा, अच्छा रहेगा, या फिर नुकसानदायक नहीं होगा हमारे नियर फ्यूचर में, तो फिर उसके लिए व्यवस्था पहले से ही करी जाती है। और वित्त की व्यवस्था करना भी किसके क्षेत्र के अंदर आया? वित्तीय प्रबंध। आय का प्रबंध करना। सर पहले समझो, आय और दूसरा वर्ड है क्या? प्रबंध। तो आय क्या होता है? जब हमने कहीं बिजनेस किया तो पैसा मिला, किसी कंपनी में शेयर लगाए तो हमको डिविडेंड मिला, किसी कंपनी में डिवेंचर खरीदा हम लोगों ने, पैसा ले लिया, ऋण पत्र खरीद लिए, तो बदले में हमें पैसा मिलेगा, ठीक।
तो आय होगी हमारी, उस आय का भी मैनेजमेंट, मतलब समझ रहे हो, जो आय हुई उस आय का भी प्रबंध, मतलब उस आय को भी री इन्वेस्ट कहाँ करोगे, पुनर्विनियोग कहाँ पर करोगे। ठीक, तो ये भी यहाँ पर ही डिसीजन लिए जाते हैं, ये भी वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं वित्तीय विश्लेषण। सर ये विश्लेषण क्या है सर, बाल की खाल निकालना विश्लेषण है। क्या है, बाल की खाल निकालना, अंग्रेजी में हम लोग इसको एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनालिसिस। ठीक, विश्लेषण करना, विश्लेषण हम करेंगे कैसे, बाल की खाल निकालेंगे कैसे, हम अनुपात विश्लेषण करते हैं। हम इसमें कुछ अकाउंट की बात करेंगे, ये बिजनेस का पोर्शन नहीं रहा, अब इसमें हमें अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा, किसके सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, अकाउंट के सामने, वो ही हमें ये बताएगा। ठीक, अनुपात विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण करके हम ये पता करते हैं, जैसे एक अनुपात का फॉर्मूला होता है चालू संपत्ति का, तो अनुपात का फॉर्मूला होता है, चालू संपत्ति को हम लोग जब भाग दे देते हैं किससे, चालू दायित्व से, किससे, चालू दायित्व से, तो आंसर जो निकलता है वो निकलता है चालू अनुपात। क्या निकलता है, चालू अनुपात। सर ये क्या बयां करता है, देखो अनुपात विश्लेषण से हमें अलग अलग बातें पता चलती है, इस अनुपात से जो भी आंसर आएगा उससे हमें पता चलेगा हमारे बिजनेस में संपत्ति कितनी है और दायित्व कितने हैं, संपत्ति ज्यादा है कि दायित्व ज्यादा है, या दायित्व या संपत्ति कम है, ये हमें पता यहाँ से चलता है। ठीक, तो अनुपात विश्लेषण करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर जो चालू संपत्तियां और चालू दायित्व हैं उनमें से कौन का बैलेंस ज्यादा है। ठीक, और यदि गड़बड़ जब पाया जाता है तो फिर उसको सुधारा जाता है, लेकिन उससे पहले अनुपात विश्लेषण करा जाता है, तब जाके हमें ये पता चलता है कि ये जो इनका जो कनेक्शन है, रिलेशन है संपत्ति और दायित्व का, वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संपत्ति से ज्यादा दायित्व हो गए और हम आंख बंद करके बिजनेस को चलाते चले जा रहे हैं, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा या हमें नुकसान होगा कुछ। ठीक, फिर है कोष का विश्लेषण। सर ये कोष क्या है, कोष का मतलब अंग्रेजी में फंड्स होता है। सर फंड्स मतलब जो पैसा हमारे पास बचा हुआ है, रखा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोष। कोष विश्लेषण से हमें ये पता चलता है कि हमारे व्यापार के अंदर कार्यशील पूंजी कितनी है। सर कार्यशील पूंजी क्या होती है, कार्यशील पूंजी होती है जो बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटी में चलाने के लिए जरूरत होती है। फिर से सुनो, कार्यशील पूंजी क्या होती है, वो पूंजी जो बिजनेस को डेली, दैनिक क्रियाओं के लिए जिस पैसे की हमें जरूरत होती है, उस पैसे को ही क्या बोला जाता है, कार्यशील पूंजी बोला जाता है। तो कार्यशील पूंजी का हमें यहाँ पता चलता है कि अब वो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। यदि ज्यादा है इसका मतलब वो हमारी अच्छी आर्थिक स्थिति या सुदृढ़ आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, और यदि ये कोष का विश्लेषण हमने किया और वो यदि कम पाया जाता है अनुपात, तो फिर ये माना जाता है कि वो हमारी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति बयां नहीं कर रहा है। ठीक, उसके बाद प्रवृत्ति का विश्लेषण। सर प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति का सिंपल मतलब नेचर है, एक तरीके से टेंडेंसी है, एक ट्रेंड है। सर ट्रेंड मतलब जैसे हम लोग बात करें कि भाई पिछले 5 साल के हम रिजल्ट देख रहे हैं अपने, कि भाई उठा के हम लोगों ने 5th क्लास से लेकर 10th तक का देख लिया कि 5th से 10th तक का परसेंटेज क्या रहा, तो परसेंटेज डाउन जा रहा है कि अपवर्ड जा रहा है कि डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ठीक, तो जब भी हम लोग ये प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हैं तो हमें 4-5 साल का डाटा चाहिए पड़ता है। ठीक, और उसी डाटा के बेस पे हम लोग ये पता कर पाते हैं। जैसे 5वीं क्लास से लेकर 10वीं तक का रिजल्ट देख लेंगे और देखेंगे कि वो कैसा ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक, तो उससे हमें प्रवृत्ति पता चल जाएगी, नेचर पता चल जाएगा कि हमारे जो परसेंटेज है उनका नेचर कैसा है, हमारे प्रतिशत है प्राप्तांक, उनका नेचर, व्यवहार, उनकी प्रवृत्ति कैसी है। तो ये हमें प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चल जाता है। सर यहाँ क्या काम आता है प्रवृत्ति विश्लेषण, जो हमारा बिजनेस होता है उस बिजनेस में हम प्रवृत्ति विश्लेषण से काफी कुछ पता कर सकते हैं। सर जैसे प्रॉफिट का पता कर सकते हैं, लाभ पिछले 5 साल में कैसा हुआ है, बढ़ता चला जा रहा है कि डाउन होता चला जा रहा है,
विक्रय पिछले 5 साल में कैसी, विक्रय की प्रवृत्ति कैसी है, व्यवहार बिहेवियर नेचर कैसा है, तो वो बढ़ता चला जा रहा है कि कम होता चला जा रहा है। ठीक, ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं, हानि लाभ सब पता कर सकते हैं, सबकी प्रवृत्ति पता कर सकते हैं, वो हम लोग प्रवृत्ति विश्लेषण। और ये जो होता है डिसीजन लेना, निर्णय, वो भी किसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये सब किसके, वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। तो वित्तीय प्रबंध के क्या उद्देश्य है? ठीक, तो सबसे पहला अधिकतम लाभ अर्जित करना। आप बुकों में देखोगे तो अधिकतर बुकों में सेम पॉइंट मिलेंगे ये, ठीक, क्योंकि बड़े काम के ये पॉइंट है, बुकों ने ज्यादा चेंजेस नहीं करे इन पॉइंट को लेके, और इनको याद रखना है सेम सीक्वेंस। अधिकतम लाभोपार्जन करना मतलब वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य है। हम वित्तीय प्रबंध करें क्यों, वित्तीय प्रबंध से हमको फायदा क्या, हम क्यों कर रहे हैं वित्तीय प्रबंध, तो उसका फायदा है हमें क्या, अधिक लाभ उपार्जन करने में, लाभ अर्जन करने में या लाभ कमाने में वित्तीय प्रबंध हमारा सपोर्ट करता है। सर कैसे करता है, ध्यान से सुनो। जैसे पैसा हम लोगों ने यहां से उधार लिया और पैसे को फिर लगाया, अब पता चल रहा है यहाँ पे कि गलत ले लिया पैसा उधार, हमें 2 साल के लिए चाहिए थी, पता चल रहा है ऋण पत्र से 5 साल के लिए ले लिया, तो गड़बड़ क्या हुआ, 2 साल में हम पैसा लौटा देते, हमारे पास पैसा आ जाता, ठीक। अब हम अगले 3 साल, 2 साल बाद भी 3 साल का और हमारी लागत लग रही, हमें उस पैसा देना पड़ेगा, तो ये गड़बड़ कहाँ हुई, वित्तीय प्रबंध हम लोगों ने अच्छे से नहीं किया। तो लाभ अर्जित करना है आपको, तो ये वित्तीय प्रबंध अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक। और इधर भी यदि पैसा लगाया है तो भी वित्तीय प्रबंध बताएगा कि सारे के सारे तरीके में से कौन सा तरीका बेस्ट है, मतलब कहां पर आपको पैसा लगाना है। सर बेस्ट कौन सा होगा, जहां से पैसा ज्यादा मिले वो बेस्ट होगा। सर इधर कहां से पैसा उधार लेंगे हम, सर वित्तीय प्रबंध क्या बोल रहा है, तो वित्तीय प्रबंध बोलता है कि भाई जहां से कम पैसा लौटाना पड़े वो ज्यादा अच्छा है स्रोत। तो ठीक, तो अधिक लाभ अर्जित करना है तो इन दोनों को ध्यान रखना आपको पड़ेगा। यदि इधर गड़बड़ हुई तो भी लाभ अर्जित नहीं कर पाओगे, इधर गड़बड़ हुई तो भी नहीं कर पाओगे। तो अधिक से अधिक लाभ अर्जित यदि आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वित्तीय प्रबंध करना पड़ेगा। वित्तीय प्रबंध से हमें यह भी फायदा मिलता है, वित्तीय प्रबंध के ये उद्देश्य है। दूसरा, वित्तीय प्रबंध का क्या उद्देश्य, इसका क्या टारगेट है, संपत्ति अधिकतमीकरण, मतलब बिजनेस को इस तरीके से करा जाए कि आगे आने वाले सालों में बिजनेस जब चलता जाए, पुराना होता जाए, तो हमारे व्यापार के जो संपत्ति है व्यापार की, उन संपत्तियों की वैल्यू भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, उनके मूल्य में बढ़ोतरी हो, तो हम मानेंगे कि वित्तीय प्रबंध क्या हो रहा है, अच्छा चल रहा है। उसके बाद अधिकतम प्रतिफल, अधिकतम प्रतिफल मतलब ये यहाँ की बात कर रहा है, ये इस साइड वाले पर की बात कर रहा है। ये 2 पर थे तो 2 पर में से कौन से पर की बात कर रहा है, ये वाले पर की बात कर रहा है कि अधिकतम प्रतिफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिकतम प्रतिफल। जो पैसा लगाया है, चाहे आप बिजनेस में लगाओ, आप चाहे किसी बैंक में लगाओ, चाहे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, शेयर डिवेंचर में, मतलब अंश और ऋण पत्र में, बस बदले में पैसा आपको ज्यादा मिलना चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर, और कोशिश यही करी जाती है यहाँ पर वित्तीय प्रबंध में कि भाई ज्यादा से ज्यादा आपको प्रतिफल मिले या प्रत्याय मिले, प्रतिफल मिले या फिर क्या मिले, आपको प्रत्याय मिले। सर प्रत्याय का मतलब क्या होता है, प्रत्याय का मतलब भी रिटर्न ही होता है। क्या होता है, रिटर्न, मतलब बदले में कितना पैसा आपको मिल रहा है। उसके बाद अन्य उद्देश्य, तो क्या उद्देश्य थे वित्तीय प्रबंध के, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना, ठीक, संपत्ति की वैल्यूओं को क्या कर देना है, बढ़ा देना, ठीक, और अधिक से अधिक प्रतिफल बढ़ाना, जो पैसा लगाया उस पर ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। कुछ अन्य उद्देश्य भी थे इसके, कोषों का अनुकूल प्रयोग, कोष मतलब आपके पास जो फंड्स रखे हुए, पैसा रखा हुआ है, उसका अनुकूलतम प्रयोग, मतलब इधर जो पैसा आपको लगा रहे हो तो ऐसी जगह लगाने का कि आपका जो पैसा है वो खराब नहीं जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, उसके बदले में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रत्याय मिलना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा आय होना चाहिए। उसके बाद वित्तीय नियंत्रण, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। अन्य उद्देश्य में वित्तीय नियंत्रण, अब वित्तीय नियंत्रण में 2 तरीके से हम लोग देखते हैं, इसको मैं बता देता हूं।
वित्तीय नियंत्रण में ये देखा जाता है, कंट्रोल करा जाता है वित्त पर, पैसे पर। कंट्रोल इसलिए करा जाता है ताकि आगे आने वाले टाइम में आपके बिजनेस के अंदर, व्यापार उद्योग के अंदर जो है अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण का शिकार आपका व्यवसाय ना हो। अति पूंजीकरण मतलब पूंजी खूब ज्यादा आ गई आपकी। सर खूब ज्यादा आ गई तो अच्छी बात है, नहीं, बदले में आपको लागत भी तो देना पड़ेगी। अरे इतना पैसा आप उठा के रख के बैठे हो बिजनेस में, तो बदले में उसकी भी लागत आती है, तो लागत आएगी। तो इसीलिए क्या होगा, अति पूंजीकरण भी बुरा है और अल्प पूंजीकरण भी क्या है, बुरा है। तो इस तरीके से वित्तीय नियंत्रण करा जाता है जिससे हमारे व्यापार में, उद्योग में ना तो अति पूंजीकरण का शिकार हो हम और ना हम अल्प पूंजीकरण का शिकार हो। उसके बाद न्यूनतम लागत पर कोष की प्राप्ति, बताने की जरूरत नहीं है। न्यूनतम लागत मतलब जो पैसा हम लोग इधर से ले रहे हैं, जो पैसा हम लोग इधर से ले रहे हैं उधार, उसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर न्यूनतम लागत आना चाहिए। सर न्यूनतम मतलब कम नहीं, कम नहीं, कम से कम लागत आना चाहिए कि जितना कम हो सके, और न्यूनतम लागत आना चाहिए तथा कोष न्यूनतम लागत पर ही आपको कोष को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद वित्तीय प्रबंध का महत्व क्या, बार बार वीडियो को 2-3 बार देख लोगे, चैप्टर पूरा अच्छे से दिमाग में फिट बैठ जाएगा, ठीक। एक बार में क्लियर नहीं होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वित्तीय प्रबंध का महत्व। तो वित्तीय प्रबंध का महत्व, हमें वित्तीय प्रबंध करने से फायदे क्या क्या है। अब देखो इतना ज्ञान आपने अभी प्राप्त कर लिया, इससे हम लोग कुछ तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें क्या क्या फायदे हैं। तो इसको समझाने से पहले पॉइंट पे एक हम लोग एक बार गो थ्रू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। उपक्रम की सफलता का आधार, नियोजन की सफलता का आधार, प्रबंधकों के लिए उपयोगी, निर्णय लेने का क्या है केंद्र बिंदु, अंशधारियों को लाभ, विनियोजकों को लाभ, विभिन्न क्रियात्मक क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, समन्वय, व्यवसाय में तरलता, व्यवसाय का विकास एवं विस्तार। सर बात कुछ समझ में नहीं आई तो एक एक करके पॉइंट को समझो। सबसे पहला पॉइंट है उपक्रम की सफलता का आधार है। जो हमारा उपक्रम है, व्यावसायिक संगठन, जो हमारा बिजनेस है, उसको हमें सक्सेसफुल करना है। हो नहीं सकता जब तक कि आपका वित्त का नियोजन आप प्रॉपर तरीके से अच्छे ढंग से नहीं करोगे। पहले ही मैंने बताया जैसे हमारे शरीर के लिए ब्लड होता है, सेम वैसे ही हमारे जो व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय के लिए मनी, पैसा जो होता है, वित्त होता है, वो एक ब्लड का काम करता है। पूरे व्यावसायिक संगठन या ढांचे में से यदि आप क्या कर दोगे, ब्लड को, पैसे को, रुपया रोकड़ा को निकाल दोगे, तो बिजनेस जो है आगे वर्क नहीं कर पाएगा, वहीं के वहीं बिजनेस रह जाएगा, ठीक। तो उपक्रम यदि सफल होगा तो उसके लिए जो नींव का काम करता है, वो नींव का काम कौन करेगा, यहाँ पर वित्त करेगा भाई। दूसरा पॉइंट नियोजन। नियोजन प्लानिंग आप कितनी भी अच्छी कर लो, नियोजन कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन उसका जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके व्यापार में पैसा है कि नहीं। व्यापार में पैसा कम है, नियोजन बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन आपका केंद्र बिंदु जो है वो क्या है, आपका पैसा है, वित्त है, तो फिर वो नियोजन भी दम तोड़ देगा, ठीक। नियोजन सफल तभी हो सकता है जब आपके पास क्या होगा, वित्त की पर्याप्त व्यवस्था होगी, ठीक। तो नियोजन आप कितना ही अच्छा कर लोगे, ठीक। ये तो एक मेंटल, एक मस्तिष्क, एक मानसिक प्रक्रिया होती है नियोजन, ठीक। आप कितना ही अच्छा कर लोगे, कुछ नहीं होगा जब तक कि आपके पास उस नियोजन के हिसाब से, आपको उस नियोजन के हिसाब से अंजाम देना है, तो उसके लिए हमें पैसे की जरूरत होगी, वो पैसा हमारे पास नहीं होगा। यदि आप वित्तीय प्रबंध अच्छे से नहीं करोगे तो नियोजन सफल नहीं हो सकता। उसके बाद प्रबंधकों के लिए उपयोगी। प्रबंधक कौन होते हैं, जो प्रबंध करते हैं, मैनेजर्स, उनके लिए उपयोगी होगा यहाँ पर कौन, वित्तीय प्रबंध। क्योंकि जो प्रबंधक होते हैं वो प्रबंध करते हैं, काय का प्रबंध करते हैं। हम चैप्टर में बात कर रहे हैं व्यावसायिक वित्त की, तो हम लोग यहाँ पे प्रबंधक की बात करेंगे। कौन सा प्रबंधक, जो पैसे का लेन देन करता, जो पैसे को, वित्त को क्या करता है, प्रबंध करता है। तो वो जो प्रबंधक होगा उसका ये दायित्व रहता है कि जिन जिन लोगों ने उस कंपनी में पैसा लगाया है, जिन जिन लोगों ने, तो ये प्रबंधक है, उसका ये दायित्व होगा कि वो उनके जो प्रबंधक है, जिन लोगों ने जो विनियोजक हैं, उन लोगों ने जो पैसा लगाया है, उसका प्रन्यासी के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है यहाँ पर, जो प्रबंधक होता है वो, मतलब उनकी पूंजी की देखरेख का काम करता है कौन, प्रबंधक।
प्रन्यासी का काम का मतलब क्या है? प्रन्यासी मतलब कौन है यहाँ पर? जो प्रबंधक है वो उनकी पूंजी का क्या करता है? देख रेख करता है। तो वो उसको क्या करना है? इस तरीके से प्रबंध करना है वित्त का, पैसे का, ताकि जिन लोगों ने, विनियोजकों ने जो पैसा लगाया है उसका पैसा क्या रहे? सिक्योर रहे, उसके पैसे का उसको नुकसान ना हो। ठीक, तो ये इसीलिए प्रबंधकों के लिए भी प्रबंध, व्यवसायिक वित्त का वित्तीय प्रबंध क्या होगा? जरूरी। निर्णय लेने का केंद्र बिंदु, ठीक, आप फाइनल जब डिसीजन पे पहुंचते हो, ठीक, और उस निर्णय का जो आखिरी केंद्र बिंदु होता है वो कौन होगा? पैसा ही होगा, वित्तीय होगा। यदि पैसा, वित्त है आपके पास, तो इसका मतलब आप समझ लो कि सारे निर्णय आप क्या कर सकते हो? ले सकते हो, अधिकतर जो वित्त से संबंधित है। और वित्तीय प्रबंध हम लोग करते हैं। अंशधारियों को लाभ, अंशधारी मतलब जिन लोगों ने पैसा हमारे बिजनेस में लगाया है, जैसे हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर अंशधारी कौन? ये इन भाई साहब ने हमें पैसा दिया है यहाँ पर, तो इनको भी फायदा होना चाहिए सर, काय का? लाभांश का फायदा होना चाहिए, नहीं तो अंशधारियों को भी फायदा होगा। तो वित्तीय प्रबंध अच्छे से करोगे तो व्यापार की लाभ अर्जन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। और लाभ अर्जन क्षमता यदि बढ़ेगी तो फिर अंशधारियों को लाभ होगा, प्रबंधकों को भी लाभ होगा, हमारा नियोजन भी सफल होगा। विनियोक्ताओं के हितों की रक्षा अब अलग से बताने की जरूरत नहीं है। विनियोक्ता मतलब जो पैसे को लगा रहे हैं जो लोग, मतलब ये लोग, ठीक, और इनको पैसे, इनका जो विनियोक्ता है, विनियोक्ताओं के हितों की रक्षा कब होगी? जब जो पैसा इनका लगाया है उस पैसे को सिक्योर रखा जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या दिया है? विभिन्न क्रियात्मक क्षेत्रों में क्या हो जाएगा? समन्वय हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। सर मतलब क्या है? क्रियात्मक क्षेत्र का क्या मतलब है? आप व्यावसायिक संगठन के अंदर माल को बेचते हो, विक्रय करते हो, क्रय करते हो, उत्पादन करते हो, विपणन की क्रियाएं चलती हैं, ठीक, तो ये सारी क्रियाओं में पैसे की जरूरत होती है आपको, ठीक, और एक दूसरे पर ये क्रियाएं क्या होती हैं? एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। तो इसीलिए वित्तीय प्रबंध यहाँ पर और ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो वित्त होता है वो ही इनमें सब क्रियाओं में समन्वय का कार्य करता है, ताकि किसी भी क्रियाओं में, किसी भी क्रिया को जो पैसा है उस पैसे की जरूरत, कमी महसूस ना हो। ठीक, व्यवसाय में तरलता, तरलता का मतलब अकाउंट की भाषा में हम लोग कैश से लेते हैं, कैश या बैंक बैलेंस होता है, तो वो कितना है हमारा? यदि हमारा व्यवसाय जो वित्तीय प्रबंध अच्छा है तो हमारे व्यवसाय में तरलता का फायदा हमें हमेशा मिलता रहता है। यह भी एक वित्तीय प्रबंध का महत्व है कि हमें तरलता प्रदान कर देता है। ये कौन? वित्तीय प्रबंध। यदि वित्तीय प्रबंध आपने अच्छे से करा है तो इसका मतलब आपके व्यवसाय में कभी भी पैसे की कमी आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि वित्तीय प्रबंध यदि आपने अच्छे से करा है तो वो आपको तरलता प्रदान करता है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। तरलता की जरूरत क्या होती है भाई? बिजनेस को चलाने के लिए तरलता बहुत जरूरी होती है डे टू डे एक्टिविटी में, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, व्यवसायिक संगठन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, व्यवसायिक आपको याद रखना है, गैर व्यापारिक हो चाहे व्यापारिक, दोनों में ही पैसे की जरूरत होती है। व्यवसाय का विकास और विस्तार दो वर्ड है, दोनों वर्ड का यह मतलब अलग अलग। व्यवसाय का विकास मतलब जैसे हमारा बिजनेस है यहाँ पर, ठीक, तो इस बिजनेस के अंदर ही हम लोग हेर फेर करते हैं, ठीक, कुछ कुछ चीजों में चेंजेस कर रहे हैं, अंदर विकास करते जा रहे हैं, ठीक, उसको डेवलप करते जा रहे हैं अंदर ही अंदर, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? विकास। और विस्तार क्या होगा? ऐसा का ऐसा ही एक बिजनेस और हम लोगों ने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, एक और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या है? विकास। अंदर ही अंदर हम उगते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? विकास। और यदि हम लोग हूबहू और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और यूनिट, तो उसे क्या बोला जाता है? विस्तार। तो व्यवसाय का विकास में भी जरूरत होती है किसकी? वित्तीय प्रबंध की। तो वित्तीय प्रबंध से हमें यह भी एक फायदा होता है कि हमारे व्यवसाय का हम विकास करते हैं तो वहां पे हमें सपोर्ट मिलता है, और विस्तार की जरूरत पड़ती है तो वित्तीय प्रबंध जो होता है वो ही हमें जो फंड्स है, कोष है, पैसा, उसका अरेंजमेंट करवा के हमें देता है। भाई हमें व्यवसाय का विकास करना है या विस्तार, दोनों में पैसे की जरूरत है, तो वित्तीय प्रबंधी ये अनुमान लगा देता है कि कितने पैसे की आपको जरूरत है यहाँ पर, और वित्तीय प्रबंधी फिर उस पैसे का क्या करवाता है? व्यवस्था करके आपको देता है। तो तब हम उसी के दम पर विकास और विस्तार की तरफ क्या होते? अग्रसर होते। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? जो वित्तीय प्रबंध है या व्यावसायिक वित्त, इस चैप्टर का हम लोगों ने मीनिंग समझ लिया यहाँ पर,
उसके बाद उसका क्षेत्र समझ लिया है, उद्देश्य वित्तीय प्रबंध का हम लोगों ने यहाँ पर क्या देख लिया, महत्व देख लिया। ये वीडियो में हम लोग अभी इतना ही कवर कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका चैप्टर का आगे का पोर्शन कवर करेंगे। ठीक, कोई डाउट यदि आपको होता है तो आप कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताएं। सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।